सोचिए, एक बिल्कुल नॉर्मल सा दिन है और अचानक सीने में एक तेज चुभने वाला दर्द उठता है। सांस लेना तक मुश्किल हो जाता है। ये लक्षण हो सकते हैं एक ऐसी मेडिकल कंडीशन के जिसे स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो फेफड़े का अपने आप ही सिकुड़ जाना। सुनने में थोड़ा डरावना लगता है ना? लेकिन ऐसा होता है। और ये समझना कि ऐसा क्यों और कैसे होता है, इसे कम डरावना बनाने की तरफ पहला कदम है। तो चलिए आज इसी के बारे में गहराई से बात करते हैं। ये दो सबसे आम और एकदम से दिखने वाली लक्षण हैं। मरीज अक्सर बताते हैं कि ये एक ऐसा तेज दर्द है जैसे कोई चीज चुभ रही हो, और सांस लेने पर यह दर्द और भी बढ़ जाता है। ये एक ऐसा सिग्नल है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, एक चेतावनी कि शरीर के अंदर कुछ बहुत सीरियस हो रहा है। तो असल में शरीर के अंदर चल क्या रहा होता है? चलिए समझते हैं कि फेफड़े के सिकुड़ने के पीछे का मैकेनिज्म क्या है। तो यहाँ पर जो सबसे ज़रूरी शब्द है वो है प्लूरल कैविटी। इसे ऐसे समझिए कि हमारे फेफड़ों और सीने की दीवार के बीच एक बहुत ही पतली सी जगह होती है। ये एक तरह से फेफड़ों के लिए एक चिकना लिफाफा है जो उन्हें सांस लेते वक्त आराम से फैलने और सिकुड़ने में मदद करता है। नॉर्मली इसमें हवा नहीं होती, पर जब किसी वजह से इसमें हवा भर जाती है, बस वहीं से सारी दिक्कत शुरू होती है। इसे समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है। सोचिए, हमारे पास कांच के दो गीले टुकड़े हैं। जब हम उन्हें चिपकाते हैं तो पानी की वजह से वो एक दूसरे से चिपक जाते हैं, है ना? हमारे फेफड़े और सीने की दीवार भी कुछ कुछ इसी तरह काम करते हैं। एक वैक्यूम सील की वजह से चिपके रहते हैं, जिससे फेफड़े फैले रहते हैं। न्यूमोथोरैक्स में यही सील टूट जाती है। जैसे ही हवा बीच में आती है, फेफड़ा सीने की दीवार से अलग होकर अपने नेचुरल साइज में वापस सिकुड़ जाता है। अच्छा, अब सारे न्यूमोथोरैक्स एक जैसे नहीं होते। डॉक्टर इन्हें दो मेन कैटेगरी में बांटते हैं, और ये इस बात पर निर्भर करता है कि ये हुआ क्यों। ये बहुत ज़रूरी सवाल है, क्योंकि इसका जवाब ही हमें दो मुख्य प्रकारों के बीच का फ़र्क समझने में मदद करता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, प्राइमरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स यानी पीएसपी अक्सर उन नौजवानों में होता है जो बिल्कुल हेल्दी लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ सेकेंडरी यानी एसएसपी ज़्यादा उम्र के लोगों में होता है जिनके फेफड़ों में पहले से ही कोई ना कोई बीमारी होती है। तो ये सिर्फ उम्र का फर्क नहीं है, ये इलाज के पूरे तरीके को ही बदल देता है। तो सबसे ज़्यादा रिस्क पर कौन है? स्मोकिंग तो एक वजह है ही, लेकिन हैरानी की बात यह है कि लंबे और पतले लोगों में भी इसका खतरा ज़्यादा होता है। माना जाता है कि लंबे लोगों में ग्रेविटी की वजह से फेफड़ों के ऊपरी हिस्से पर ज़्यादा खिंचाव पड़ता है, जिससे वो थोड़े कमज़ोर हो सकते हैं। और हाँ, ये 20 से 30 साल के पुरुषों में ज़्यादा कॉमन है। सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स के केस में मामला बिल्कुल अलग है। यहाँ हमेशा फेफड़ों की कोई पुरानी बीमारी वजह होती है, मतलब फेफड़ा पहले से ही कमज़ोर है और न्यूमोथोरैक्स उस बीमारी का एक बहुत ही गंभीर कॉम्प्लिकेशन बनकर आता है जो हालत को और भी बिगाड़ देता है। अच्छा, जब कोई इन लक्षणों के साथ इमरजेंसी में पहुंचता है तो डॉक्टर ये कैसे तय करते हैं कि आगे क्या करना है? उनके पास एक बहुत ही लॉजिकल तरीका होता है, एक तरह का डिसीजन ट्री। डॉक्टरों के लिए पूरा एक्शन प्लान बस इन दो सवालों के इर्द गिर्द घूमता है। एक्सरे में कोलैप्स कितना बड़ा दिख रहा है और मरीज को असल में सांस लेने में कितनी तकलीफ हो रही है। और कई बार मरीज को हो रही तकलीफ एक्सरे की तस्वीर से कहीं ज्यादा मायने रखती है। ये देखने में शायद थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगे, लेकिन ये एक तरह का रोड मैप है जिसे डॉक्टर फॉलो करते हैं। वो मरीज की कंडीशन, प्राइमरी है या सेकेंडरी, कोलैप्स का साइज और लक्षणों की गंभीरता को देखते हुए एक रास्ते पर चलते हैं। हर सवाल का हाँ या ना में जवाब उन्हें अगले कदम की ओर ले जाता है। इससे ये पक्का होता है कि हर मरीज को उसकी ज़रूरत के हिसाब से सबसे सही इलाज मिले। ये उस डिसीजन ट्री का सबसे पहला और सबसे ज़रूरी मोड़ है। एक हेल्दी 25 साल के लड़के का इलाज सीपीओडी से जूझ रहे 65 साल के मरीज से बहुत अलग होगा, भले ही दोनों के फेफड़ों का कोलैप्स एक ही साइज का क्यों ना हो। साइज बिल्कुल मैटर करता है। एक छोटे कोलैप्स के मुकाबले एक बड़े कोलैप्स के लिए डॉक्टर ज़्यादा अग्रेसिव इलाज चुन सकते हैं, पर सवाल ये है कि वो इसे नापते कैसे हैं। ये कोई अंदाज़ा नहीं होता। डॉक्टर चेस्ट एक्स-रे पर फेफड़े के किनारे और सीने की दीवार के बीच की दूरी को बाकायदा नापते हैं। अगर ये दूरी 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो इसे बड़ा कोलैप्स माना जाता है, और ये बात ट्रीटमेंट के ऑप्शंस को काफ़ी हद तक बदल सकती है।
और अंत में सबसे जरूरी बात तो यही है कि मरीज कैसा महसूस कर रहा है। हो सकता है किसी को बड़ा कोलैप्स हो पर लक्षण बहुत कम हो, वहीं किसी और को छोटे से कोलैप्स में ही बहुत ज्यादा सांस फूल रही हो। डॉक्टर हमेशा मरीज का इलाज करते हैं, सिर्फ एक्सरे का नहीं। तो ठीक है, एक बार डायग्नोसिस हो गया तो इलाज कैसे होता है, रिकवरी कैसे होती है और भविष्य के लिए इसका क्या मतलब है? इलाज एक सीढ़ी की तरह होता है। सबसे हल्के मामलों में डॉक्टर वेट एंड वॉच अप्रोच अपनाते हैं, मतलब शरीर को खुद ही उस हवा को सोखने का मौका देते हैं। अगर मदद की जरूरत पड़ती है तो एक सिंपल सुई से उस हवा को बाहर निकाल लिया जाता है। और सबसे गंभीर मामलों में एक चेस्ट ड्रेन डाली जाती है जो कुछ दिनों तक लगी रहती है ताकि फेफड़े को पूरी तरह से हील होने का टाइम मिल जाए। ये आंकड़ा बहुत जरूरी है। जिस किसी को एक बार ये हो जाता है, अगले 5 सालों में उसके दोबारा होने का चांस लगभग 30% होता है। मतलब हर 3 में से 1 मरीज को ये दोबारा हो सकता है। और यही वजह है कि डॉक्टर लाइफस्टाइल बदलने पर इतना जोर लेते हैं। रिकवरी के बाद कुछ नियमों का पालन करना बहुत जरूरी हो जाता है। स्मोकिंग छोड़ना सबसे जरूरी कदम है। हवाई सफर और स्कूबा डाइविंग जैसी एक्टिविटीज से कुछ समय के लिए या हमेशा के लिए बचना पड़ता है। और सबसे अहम बात, अगर लक्षण वापस आते हैं तो बिना देर किए तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो जो हमें अचानक होने वाली एक घटना लगती है, वो असल में रिस्क फैक्टर्स और हमारी अपनी बायोलॉजी की एक जटिल पहेली है। ये हमें एक बहुत ज़रूरी बात याद दिलाती है। क्या हम सच में अपने शरीर के उन छोटे छोटे सिग्नल्स को सुन रहे हैं जो वो हमें भेजता है?